नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिक कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और आज हम बात करेंगे वर्णमाला। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी वर्णमाला के बारे में थोड़ा पढ़ा था, तो उसमें थोड़ी जानकारी जो थी बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त में बताया गया था। तो आज हम एकदम से वर्णमाला स्टार्ट करेंगे, वो भी कोई भी ऐसा एग्जाम, अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो और उसमें वर्णमाला से लेके कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से यहाँ से आप टैकल कर पाओगे। तो वर्णमाला आप यहाँ से देख सकते हो। तो हम बात करते हैं पहले वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्णमाला जो होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित यानी कि एक क्रम में अगर लगे हो वर्ण तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। और हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जो आपके हिंदी वर्णमाला होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका होता है स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। स्वर को हम वॉवेल्स बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसको जानने से पहले हमें दो तीन चीजें और जाननी होती हैं कि जो हमारा हिंदी है, यानी जो हिंदी हमारा शब्द है, ये किस भाषा से लिया गया है। तो हिंदी को हम मूलतः अगर बात करें तो ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का ये शब्द है और इसको फारसी भाषा से लिया गया है। अगर हम बात करें कि जो सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, अगर हिंदी की बात करें सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी जो लिखित इकाई होगी वो हमारी कहलाएगी क्या? वर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ड। और अगर बात करें सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद स्वर और वॉवेल्स आपके आएंगे, तो स्वर और वॉवेल्स को हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये चीजें जाननी होती हैं कि जो हमारा हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है और इसकी सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड कहलाती है और मौखिक इकाई जो होती है वो ध्वनि कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे स्वर कैसे होते हैं और व्यंजन कैसे होते हैं। तो एक बार हम स्वर और व्यंजन को देखते हैं कि स्वर कैसे होते हैं। तो स्वर को देखते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ड जिसको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सके बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता या मदद लिए बिना हम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। तो सीधा मतलब कि स्वर के उच्चारण में आपको किसी भी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या नीड नहीं होगी, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब बात करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, कि स्वर को कितने टाइप से हम बांट सकते हैं या कौन कौन से स्वर हमारे कैसे होते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि मात्रा उच्चारण के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं उनको तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा जाता है। स्वर, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम हरस स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हरस स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने में हरस से अधिक समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो हरस स्वर होते हैं उनके अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। मतलब ये सबसे छोटी इकाई होगी, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब ये आपके सबसे छोटे स्वर होंगे, यानी कि जो जिनको बोलने में कम समय लगता है उसको हम हरस बोलेंगे और जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसको हम दीर्घ बोलते हैं। तो जो आपके हरस स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं या फिर इसको लघु स्वर भी कहते हैं। अब इसमें 4 जो होती है वो आपकी कौन कौन सी होती है? एक आपकी छोटा अ, ई और उ और री, ये आपकी 4 क्या हो गई? हरस स्वर हो गई। और अगर बात करें कि हरस का एक सिंबल होता है, जब भी हम हरस स्वर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से। ठीक है, और ये हो गया आपका। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम बात करते हैं संधि स्वर की। नाम से लग रहा है संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ना। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं।
यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलके कोई एक नया स्वर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संधि स्वर बोलते हैं। इसके दो भेद होते हैं, मतलब इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका दीर्घ स्वर, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि जब दो सजातीय, सजातीय का मतलब क्या है कि जो समान जाति के हो, जैसे आ और बड़ा, ये क्या है, दोनों समान जात के हैं। छोटी और बड़ी ये भी समान है, छोटाऊ और बड़ाऊ ये सब क्या है, समान है। जब ये दोनों आपस में सजातीय है ना, इनको क्या बोलेंगे, सजातीय बोलेंगे। तो जब सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। आप देख सकते हो कि दीर्घ स्वर यहां पे दिखाया गया है, आ और आ मिलके बन रहे हैं कि आपके बड़ा आ बन जाएंगे। मतलब कोई भी अगर समान स्वर मिलेंगे तो हमेशा वो क्या बनेंगे, हमेशा बड़ा ही बनेगा, दीर्घ ही उसका बनेगा। छोटी छोटी 2 बार अगर मिलाएंगे तो हमारा बड़ी बन जाता है, और छोटाऊ छोटाऊ मिलाएंगे तो हमारा बड़ाऊ बन जाता है। या फिर छोटाऊ प्लस बड़ाऊ मिलाएंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, हमेशा बड़ाऊ ही बनेगा। तो मतलब हमेशा कुछ भी अगर आप सजातीय वर्ड अगर आप मिलाओगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, आपका दीर्घ ही बनेगा, मतलब बड़ा ही बनेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि संयुक्त स्वर के बारे में हम बात करेंगे। तो संयुक्त स्वर का काम क्या है कि जब आपके दो विजातीय, क्या बात करेंगे कि जब आपके दो विजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब विजातीय से तात्पर्य क्या है हमारा, कि विजातीय का मतलब कि वो समान जात के ना हो, अलग अलग हो। जैसे आपका आ है अलग है, ई है अलग है, और जब आ और ई मिलता है तो हमारा बनता है क्या, ए बनता है। जब आप संधि पढ़ेंगे तो इसका एक विशेष योगदान संधि में रहता है। फिर आ और बड़ी जब मिलेगा हमारा तो आए बनेगा, ऐसे आ और ऊ बने मिलेगा तो औ बनेगा, और आ और औ बनेगा तो हमारा बन जाएगा क्या, आओ बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे के नाम में संयुक्त स्वर होते हैं। इनकी संख्या अगर बात करें तो अभी के लिए 4 है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर तो वैसे एग्जाम में नहीं आता है, बस नॉर्मली आप जान सकते हो कि जब किसी एक स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है। मतलब यहां पे अगर बात करें कि आपके जो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से जब ज्यादा समय आपको बोलने में लगता है या उसके उच्चारण में लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रा, फिर ये बड़ा दीर्घ की मात्रा लगी है, ठीक है, ये आपकी जो दीर्घ की मात्रा होती है कुछ इस टाइप से होती है, तो ये 2 बार इसने लगा दिया है, मतलब इसका जो लगातार ये बढ़ जाती है, इसकी ध्वनि ये बढ़ जाती है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, राम, ऐसे करके बोलेंगे इसको हम। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर कहलाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद हम क्या, कि हमारे जो मुख होते हैं, मुख के खुलने के आधार पर, जब हम मुख से कोई भी चीज बोलते हैं तो उसके खुलने के आधार पर हमारे स्वर का वर्गीकरण किया गया है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि हमारे स्वर किस किस टाइप से होते हैं और कैसे इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखते हैं, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का 4 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका विवृत स्वर, नाम आप देख लो एक बार सही से, विवृत स्वर है। इसका काम क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुले, क्या हो कि जिसके उच्चारण में हमेशा हमारा पूरा मुख खुले। जैसे बड़ा आ बोलते हैं ना, तो यहां पे पूरा मुख खुलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा विवृत स्वर है। क्या है, विवृत, वृत लिखा है ना यहाँ पे, वृत, तो हमारा जब मुख खुलता है तो एकदम से पूरा एकदम से एक बड़ा सा वृत्त बन जाता है। तो नाम से ही लग रहा है कि जब आपका पूरा मुख खुलेगा तो जो ध्वनि निकलेगी वो आपका क्या होगा, विवृत स्वर कहलाएगा। और उसमें सिर्फ आपका एक ही आता है जिसको हम बड़ा बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका अर्ध विवृत स्वर। अब इसका मतलब क्या, अर्ध का मतलब होता है आधा, तो मतलब अगर आपका आधा मुख खुले तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध विवृत स्वर बोलेंगे। जैसे आ, ए, औ और आ, ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, अर्ध विवृत स्वर कहलाएंगे। ऐसे आपका आता है समृत स्वर। अब समृत का मतलब क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहे, मतलब ऐसे वर्ड जिसके उच्चारण में लगभग, मतलब एकदम से बात ना करें कि पूरा का पूरा बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लगभग, मतलब बहुत ही कम मात्रा में आपका मुख खुला रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपके समृत स्वर। जैसे आपकी छोटी ई है, ई ऊ, ऐसे हम इसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद आता है अर्ध समृत स्वर, विवृत, फिर उसका अर्ध विवृत,
ऐसे आपका समृद्ध और उसका भी अर्ध समृद्ध। अब यहां क्या है कि आपका अधमुख बंद रहे, मतलब आधा मुख बंद रहे, है ना, आपके जो आधे मुख है वो बंद रहे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, अर्ध समृद्ध। जैसे क्या हो गया, ए और ओ, आपके दो ऐसे वर्ड है जिसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध समृद्ध स्वर बोलेंगे। अब ये हो गया। इसके बाद आता है आपके जीभ के खुलने द्वारा प्रयोग आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब आपके जो जीभ होते हैं जिह्वा के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब आपके जीभ जो होते हैं तीन भागों में बांटे गए हैं। जैसे एक को हम बोलते हैं अग्र, एक को बोलते हैं मध्य और एक को बोलते हैं पश्च। तो ये तीन स्वर आपके होते हैं जीभ के अकॉर्डिंग, जिसको हम जीभ में जब जीभ के द्वारा बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारे जीभ किस भाग को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे स्वर को बांटा गया है। तो बात करेंगे अग्र। अग्र का मतलब होता है आगे के भाग, यानी कि जब लिखा है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग से होता है, यानी कि आपके जीभ के आगे के भाग से जो स्वर उच्चरित होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अग्र स्वर बोलेंगे। जैसे ई, क्या है, ई, ई, ए, आई, ये आपके हो गए क्या, अग्रसर कहलाएंगे। ऐसे आपके मध्य स्वर। अब इसका काम क्या है कि जो जीभ का जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग का मतलब जो बीच वाला हिस्सा होता है, जब उसके प्रयोग से आपका जो उच्चारण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मध्य स्वर बोलेंगे। जैसे आप आ बोलोगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, मध्य स्वर कहलाएंगे। इसके बाद बात करेंगे हम पश्च स्वर की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग, पीछे का मतलब सबसे अंदर का भाग जो आपका टच करता है या उसकी मदद से आप बोलते हो, तो वो आपका कहलाता है क्या, पश्च स्वर कहलाता है। आ, उ, ओ, आओ, ऐसे वर्ड आपके क्या कहलाएंगे, पश्च स्वर कहलाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसके बाद आता है होठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब क्या होता है कि हमारे जो क्या नाम है हिंदी वर्णमाला जो बांटे गए हैं वो अलग अलग उच्चारण स्थान के आधार पर बांटे गए हैं। अब कभी कभी क्या पूछ लेता है एग्जाम में कि होठ के आधार पर बताओ, कभी कभी मात्रा के आधार पर पूछता है, कभी कभी आपका पूछता है क्या कि आपके मुख के खुलने के आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल वैसे आता नहीं है बट समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है व्रत मुखी स्वर। अव्रत मुखी से मतलब क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोला बनाते हैं, गोला मतलब आपके होठ जो मिलके हैं एक गोला बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं व्रतमुखी। क्या बोलते हैं, व्रतमुखी स्वर। जैसे उ और ओ और आओ आपके मिलके बनाते हैं क्या, व्रतमुखी स्वर। ऐसे आपका आता है आवृत मुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जो होते हैं व्रत गोला नहीं बनाते हैं। अब यहां पे क्या लगा है, आ उपसर्ग। आ का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम जो है उसको नकारात्मक वाक्य में अगर लेना है तो उसके पहले हम आ उपसर्ग लगा देते हैं, तो मतलब यहां पे गोला नहीं बनाते हैं। सीधा मतलब कि आपका वो गोला नहीं बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवृत मुखी स्वर बोलेंगे। जैसे आ, बड़ा, ई, छोटी और ए आपके आएंगे किसमें, आवृत मुखी स्वर में आएंगे। अब हम बात करेंगे आगत स्वर। तो इसके बात करने से पहले हम कुछ और चीजें जान लेते हैं। क्या जानेंगे कि हमारे एक हमें जानना होता है कि अयोगवाह क्या होते हैं। क्या बात करेंगे, अयोगवाह। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि अयोगवाह क्या होते हैं। तो ये आपके दो होते हैं, एक आपका होता है अनुस्वार और एक आपका होता है विसर्ग। जैसे आप लिखते हो अंग, ऊपर जो बिंदी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और आहा जो ये विसर्ग है इसको हम बोलते हैं विसर्ग। तो किसी भी वर्ड में अगर आप ये वाली जो मात्रा अगर आप यूज कर रहे हो तो इसको अनुस्वार बोलेंगे, इसको विसर्ग बोलेंगे। और ये दोनों जो हमारे वर्ड आते हैं वो हमारे अयोगवाह में आते हैं, इनको हम अयोगवाह बोलते हैं। तो आपके क्या नाम है 11 स्वर हो गए, उसमें से आपके 4 हो गए क्या, आपके 4 हो गए क्या, हरस हो गए, ये हो गए 4 आपके। और इसके बाद 3 क्या हो जाएंगे आपके, 3 क्या कहलाएंगे, अभी मैंने आपको 3 बताया था, क्या कहलाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एक बार देखते हैं। कहलाते हैं ये, इनको हम सजातीय स्वर कहते हैं, आपके होते हैं जो इसमें क्या नाम है हमारे जो
स्वर होते हैं वो समान जात के होते हैं, इसीलिए उसको सजातीय स्वर कहते हैं। और 4 आपके होते हैं विजातीय स्वर। क्या होते हैं? विजातीय स्वर होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं और जो 2 समान नहीं असमान वर्ड होते हैं उनको हम विजातीय स्वर बोलते हैं, और जब समान वर्ड होंगे उनको सजातीय वर्ड बोलेंगे। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? 4 और 3 आपके 7 और 4 आपके टोटल 11 हो गए। ये आपके 11 स्वर हो गए। इसके बाद ये हमारा हो गया। अब बात करेंगे आगत स्वर क्या कहलाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो आपका बड़ा आ है वो को आगत स्वर कहते हैं। किस श्रेणी में रखा गया है? या अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसको ये आपका अंग्रेजी भाषा शब्द है और इसको हमने क्या किया है कि इसको हिंदी भाषा में ने ग्रहण कर लिया है। तो हमारी जो देवनागरी लिपि है उसका काम यही है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसको हमारे क्या नाम है वर्णमाला में नहीं रखा गया है, उसको आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो। ये हमारी देवनागरी लिपि की एक विशेषता है, जिसको हम क्या नाम है एक विशेषता के रूप में जान सकते हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑफिस। अब ऑफिस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक ऐसे चिन्ह लगाना होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? आगत स्वर कहलाएगा। आगत स्वर को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, और उसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं। ये आपका आगत स्वर है। फिर डॉक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर के ऊपर ऐसे लगाते हैं हम, तो वो भी वहां पर भी हम ये आगत स्वर का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। ऑफिसर क्या होता है? ऑफिसर होता है। थोड़ा वाह का इसमें आपको ध्वनि दिखाई देगा। ऐसे शब्द आपके क्या कहलाएंगे? आगत स्वर कहलाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब बात करेंगे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अग्रभाग, एक मध्य और एक पश्च। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अग्रभाग से जो हम उच्चारण करते हैं वो आपके 4 हैं, और मध्य भाग से आपका सिर्फ 1 है, और बाकी जो आपके बच जाते हैं वो पश्च भाग से होते हैं। एक आपका आगत स्वर हो जाता है, बाकी आपके जो बचते हैं 5, ये 5 और 1 6 आपके हो जाते टोटल। तो ये आपके क्या कह रहेंगे कि पश्च भाग से हम इसका उच्चारण करते हैं। इसके बाद आता है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध और विवृत और अर्धविवृत। ये स्वर आपको मैंने पढ़ाया पहले ही। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। होश के प्रयोग के आधार पे भी मैंने आपको बताया है। अब आता है कि स्वर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व, तो इसको हम एक बार देखते हैं। स्वर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व के बारे में। हिंदी भाषा में 10 मात्राएं होती हैं। आपको पता है कि हिंदी भाषा में कितनी मात्राएं होती है? 10। पहली बात आपकी बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा। री की मात्रा आपको नीचे ऐसे लगती है थोड़ी इस टाइप से, ठीक है। ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और आऊ की मात्रा। छोटा की मात्रा नहीं होती है, इसी वजह से आपके 10 होते हैं। बाकी आपके 11 स्वर आपको बताए गए पहले से ही। अब लिखा हिंदी में आ के लिए किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, इसकी व्यवस्था ही नहीं की गई है। इसीलिए मात्राएं कितनी होती है? 10 होती हैं। मात्राएं केवल स्वरों के लिए होती है, व्यंजनों के लिए नहीं होती हैं। आप देख सकते हो कि आपको हमेशा स्वर के लिए ही मात्राएं मिलेंगी, बाकी व्यंजन के लिए कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी स्वर की मात्राएं होती है उन्हीं को हम व्यंजन के साथ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 12 खड़ियों के बारे में, वहां पे हम क्या करते हैं कि इन्हीं मात्राओं को अलग अलग व्यंजन पे लगाते हैं और उनसे अलग अलग टाइप की जो ध्वनियां है वो निकलती है, जिससे कि हम कोई भी ध्वनि को आराम से उच्चारण कर सकते हैं। अब हिंदी भाषा में जो लृ है, लृ को विलुप्त स्वर माना गया है। क्या है? आपका एक लृ है, ये क्या है? एक ला के अंदर रा लगा रहता है इस टाइप से, इसको हम लृ पढ़ते हैं, इसको विलुप्त स्वर हम बोलते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में लृ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। किंतु वैदिक भाषा यानी संस्कृत में लृ को स्वर की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम बात करेंगे वैदिक भाषा जो हमारी संस्कृत है, उसमें आपको जो लृ शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि हिंदी वर्णमाला या हिंदी के भाषा में लृ का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए लृ को यहां से हटा दिया गया है। लृ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। इसको हम दांत से बोलते हैं। लृ को किससे? दांत से बोलते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत बोला जाता है। अब संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर है। कितने स्वर है? 9 स्वर है। आ है,
ई है, ऊ है, री है, वाह है, ऐ है, आए है। और ओ आओ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और एक ये 9, ये आपके संस्कृत वर्णमाला के स्वर है। अब देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि अनुसार जो स्वर है की संख्या 10 मानी जाती है, क्योंकि वे री को स्वर नहीं मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एक हिंदी के क्या नाम है, बहुत बड़े आलोचक हैं, जिन्होंने क्या माना है कि जो आपका स्वरों की संख्या है वो 10 है, क्योंकि वो जो री है उसको स्वर नहीं मानते हैं वो। अब यहां इसके बाद देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों, यहां पे गलत हो गया थोड़ा, वर्णों या अक्षरों के योग से क्या बनते हैं, आपके शब्द का निर्माण होता है। आप अगर बात करोगे शब्द कैसे बनते हैं, किन्हीं 2 या 2 से अधिक वर्ण या अक्षर के मेल से आपका क्या बनता है, शब्द बनता है। अब यहां हम देखेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। इससे आपके क्वेश्चन मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि स्वरों के जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से हैं और कहां पर हैं। इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक बहुत सारे में आपको सूत्र बताए थे, फार्मूला बताया था, ट्रिक्स बताए थे, जिसमें आप आराम से कोई भी चीज याद कर सकते थे। कंठ की बात करें तो आ और बड़ा और विसर्ग जो आपके हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो मतलब छोटा बड़ा साथ में विसर्जनीय नाम कंठा। तो इसका मतलब क्या है, विसर्ग जो आपके आएंगे वो भी किस में आएंगे, कंठ में आएंगे। तालु का बताया था ईचेसा नाम तालु, आप यहां से याद कर सकते हो। मूर्धा का बताया था ऋटुसा नाम मूर्धा, लिट लसा नाम दंता। अब दंत से यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जो लि होता है वो हिंदी भाषा में प्रयोग ही नहीं किया जाता है, इसी वजह से संस्कृत के सूत्र में लिखा है कि लिट लसानाम दंता। लि जो वर्ण है वो दंत से उसको उच्चारण हम करते हैं। इसके बाद आता है ओष्ठ, उपूप पद्मनिया नाम ओष्ठा, आपको मैंने सूत्र बताया था, आप उससे इसको याद कर सकते हो। ऐसे ए दो तो कंठ तालु इसको बोलते हैं हम लोग, और ओ दो तो कंठ ओष्ठम होता है आपका। ओ दो तो कंठ ओष्ठम, यानी कि ओ जो होंगे दोनों जो होंगे ओ होंगे वो आपके कंठ और ओष्ठ से मिलके बोले जाते हैं, और जो आपके दोनों ए और आए होते हैं वो कंठ और तालु से मिलके बोले जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपका व्यंजन वर्ण। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं और कैसे इनका हम प्रयोग करते हैं और कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल से को व्यंजन कहते हैं। सीधा मतलब क्या है कि व्यंजन वर्ण को अगर हम बात करें तो बिना स्वरों के माध्यम से हम बोल नहीं सकते हैं, मतलब उनको बोलने के लिए, उनको उच्चारण करने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम उनको उच्चारित कर सकते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्णों में आ जो ध्वनि होती है वो अंतर्निहित होती है, इसका मतलब उसके साथ हमेशा रहती ही रहती है, क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अगर आप बोलो कि मैं किसी भी व्यंजन वर्ण को बिना आ के बोल सकता हूं, तो ऐसा कदाप नहीं हो सकता, आप बोल ही नहीं सकते हो, कि हमेशा आपको कोई भी व्यंजन वर्ण अगर आपको बोलना है तो उसके साथ में आपको आ को मिलाना पड़ेगा, तभी आप उसको बोल पाओगे, तभी आपका वो उच्चारित होगा। जैसे बात करें का के बारे में, तो का ये आपका शुद्ध व्यंजन है। अब शुद्ध व्यंजन को हम कैसे बोलेंगे, तो ये इसके नीचे हमारा हलंत लगा है, मतलब ये शुद्ध व्यंजन है। जब इसके साथ में हम आ को मिलाएंगे तो इसका उच्चारण क्या कहलाएगा, का कहलाएगा। ऐसे खा, ऐसे गा, आपके बहुत सारे जितने भी वर्ड व्यंजन में आते हैं वो सब कुछ किस में आएंगे, आपके इसी टाइप से, उनको हम आ की मदद से ही बोलेंगे। अब मूल व्यंजन वर्णों की संख्या जो कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। अब अभी तक मैंने बात किया था कि जो आपके स्वर होते हैं उनको हम क्या बिना किसी स्वर की, मतलब बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र बोलते हैं।
और जब कोई दूसरे पे आश्रित है, जैसे आपके व्यंजन वर्ण हैं वो किस पे, स्वर पे आश्रित है, बिना स्वर के इस माध्यम से हम उनको बोल ही नहीं सकते, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, परतंत्र बोलते हैं। मतलब दूसरे पे आश्रित होने वाले को क्या कहते हैं, एक शब्द के लिए परतंत्र बोलते हैं। अब वर्ड विशेष के बारे में बात करेंगे। चा, छा, जा, झा, इन 4 वर्णों को स्पष्ट संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन 4 वर्णों को, आपको जो चा है, छा है, जा है और झा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। आप यहां देख सकते हो क्या लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलेंगे। इसके बाद आता है श, इसको हम बोलेंगे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श और हा, इसको क्या बोलेंगे, संघर्षी व्यंजन इसको हम बोलते हैं। और आपके सा यानी कि दंत श मतलब तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और हा, ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। इसके बाद आपके 2 और बचते हैं, डा और ढा, इसको हम बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर संकर वर्ण या फिर ताड़नजात व्यंजन या वर्ण बोलते हैं, या विकसित वर्ण कहा जाता है इसको, क्योंकि इनमें 2 भाषाओं यानी कि हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं। जो आपके डा और ढा है, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 भाषाओं के इसके गुण अंतर्निहित होते हैं। आपके हिंदी भाषा में भी इसके गुण है और आपके फारसी भाषा में भी इसको अंतर्निहित किया गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 गुण मिलते हैं, किसके किसके, हिंदी के और फारसी के। इसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचमाक्षर के बारे में। अब पंचमाक्षर क्या होता है उसको हम एक बार देखेंगे कि पंचमाक्षर आपके कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। पंचमाक्षर का सीधा मतलब यह है कि हर एक वर्ग के, किसी भी वर्ग के अंतिम का जो वर्ण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं नासिक वर्ण या फिर अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं, या पंचम वर्ण कहलाते हैं। जैसे अगर आप बात करो का जो अंतिम वर्ण है वो है आपका अंगा, ऐसे आपका चा है, चा का अंतिम वर्ण है आपका क्या, इया। तो ये जो आपका पंचमाक्षर है यानी अंतिम वर्ण को हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। आपका अंगा होता है, इया होती है और आपका क्या होता है, अड़ा होता है, अड़ा होता है, ना होता है और आपका मा होता है। अब ये सभी वर्ग के अंतिम वाले वर्ण हैं। ये पहले वर्ग का वर्ग का है, ये चा वर्ग का है और ये आपका क्या है, ता वर्ग का, ये टा वर्ग का है और ये आपका ता और ये आपका पा वर्ग का है। तो ये आपके 5 वर्ण हो गए। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है, इसको हम नासिक व्यंजन बोलते हैं, मतलब इनके उच्चारण में